Hello everyone, welcome to CSR's UPSC online classes. So this will be a video where we'll be doing some MCQs, and those MCQs will be completely based on prelims style. We all know कि जो हमारा UPSC हो रहा है आजकल काफ़ी डायनामिक बन गया है. It has become very dynamic in nature. So the questions which are coming, in particular the MCQs, so the topics have also become very varied. So to crack the answer, we need to know like the elimination method, like how to eliminate options. And eliminations will only come when you have the right content and you have the right strategy of how to eliminate. Obviously, revision is required because the more you revise, the more you रिटेंशन आपका बढ़ जाता है अगर आप सही से रिवीजन करोगे तो CSR IAS यहाँ पे हम हमारा जो पहला फोकस होता है वो हमारा कंटेंट के ऊपर होता है, सबसे ज़्यादा कंटेंट, एंड देन हाउ टू स्ट्रेटेजाइज दैट कंटेंट एंड देन हाउ टू रिवाइज दैट कंटेंट. फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए आप वेबसाइट में जा सकते हैं www.csrclasses.in. We also have a Telegram channel where we put some MCQs and some prelims fact booster which can broaden your knowledge. ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है, आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं. So आज का जो टॉपिक है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का 10 MCQs होंगे. So what we'll do is in every video we'll be covering 10 MCQs, 10 advanced level MCQs, ताकि आपका नॉलेज भी बढ़े. एंड मोस्ट प्रोबेबली विल बी डूइंग इट इन ऑल्टरनेटिव डेज. हर ऑल्टरनेटिव डे में आपको एक सेट मिल जाएगा 10 क्वेश्चंस का एक सेट मिल जाएगा. एंड हियर विल बी मोर फोकस्ड ऑन हाउ टू एलिमिनेट. जो एलिमिनेशन मेथड जो रहता है कि हम एलिमिनेट कैसे करेंगे, इसके ऊपर ज्यादा फोकस रहेगा इस टोटल वीडियो का. ओके, सो नाउ लेट्स मूव and start the questions. So first question is, which of the events was called by Subhash Chandra Bose as national calamity? So यहाँ पे जो word है that is national calamity. तो national calamity word देख के हमको ये पहले माइंड में आता है कि एक बड़ा सा इवेंट जो इंडिया के लिए, ब्रिटिश इंडिया के लिए अच्छा नहीं होगा. So that is a national calamity. एंड सुभाष चंद्र बोस कौन सी ऐसी इवेंट है जिसको नेशनल कैलेमिटी बोलते हैं या फिर बोले हैं? सो पहला ऑप्शन यहाँ पे है कि डिसीजन, गांधी जी का जो डिसीजन था टू स्टॉप द नॉन कोऑपरेशन बिकॉज ऑफ चौरी चौरा इंसिडेंट. एक है जलियांवाला बाग इंसिडेंट, एक है इंडियन नेशनल कांग्रेस नॉट सपोर्टिंग द RIN म्यूटिनी, और एक है राउलेट एक्ट. नाउ बेसिक थिंग इज सुभाष चंद्र बोस. यहाँ पे हमारा दिया गया है सुभाष चंद्र बोस किसको ने बोला है. तो सुभाष चंद्र बोस वाज मोर एक्टिव इन द 1940s. तो पहला हमारा ऑप्शन जाएगा ऑप्शन 3 को, कि RN म्यूटिनी भी उसी टाइम हुआ था. 1944-43 के टाइम पे ये म्यूटिनी हुआ था. तो उसी टाइम पे INC ने सपोर्ट नहीं किया था. लेकिन क्या सुभाष चंद्र बोस ने इस इवेंट को नेशनल कैलेमिटी बोला था? तो फर्स्ट फोकस हमारा यहीं पे जाएगा. बट द थिंग इज इट इज द रॉन्ग आंसर, इट इज नॉट द राइट आंसर. जलियांवाला बाग 1918 के आसपास हुआ था. नॉन कोऑपरेशन चौरी चौरा इंसिडेंट 1922 एंड राउलेट मूवमेंट वही 1918-1919 के आसपास हुआ था. अब 18 एंड 22 के आसपास सुभाष चंद्र बोस ज्यादा पॉपुलर थे या नहीं, ये नॉर्मल बुक्स में लिखा नहीं है. अगर आप नॉर्मल बुक्स जाओगे जो कि हमारा NCERTs हैं या फिर स्पेक्ट्रम है, तो वहां पे ज्यादा से ज्यादा सुभाष चंद्र बोस के बारे में 1920s का उनका जो रोल था, कॉन्ट्रीब्यूशन था, वो मेंशन्ड नहीं है. एंड ही वाज आल्सो यंग, लेकिन वो काफी उसी टाइम पे भी इंडियन नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट किए थे. एंड ही वाज अ फॉलोअर ऑफ स्वराज पार्टी. रिमेंबर, ही वाज अ फॉलोअर ऑफ CR दास को फॉलो करते थे सुभाष चंद्र बोस अपने यंग टाइम पे. ओके, ना उन्होंने इसी चौरी चौरा इंसिडेंट को ही बोला था कि गांधी जी ने जो स्टॉप किया, उसी इंसिडेंट को ही उन्होंने बोला था दैट इज अ नेशनल कैलेमिटी. सो द आंसर, करेक्ट आंसर इज A. ओके, सो छोटी छोटी चीजें हैं जो कि हमको याद करना पड़ेगा, सम बिकॉज दीज आर अ पार्ट ऑफ आवर नेशनल मूवमेंट, एंड वी हैव टू एटलीस्ट वी हैव टू नो दीज थिंग्स फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव. ओके, सो राउलेट एक्ट नहीं है,
जलियांवाला बाग नहीं है, जलियांवाला बाग भी आपको कंफ्यूज कर सकता है बिकॉज वो भी एक काइंड ऑफ ए कैलेमिटी ही था, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने उनको नेशनल कैलेमिटी नहीं बोला था. ओके, सो द आंसर इज चौरी चौरा इंसिडेंट. बोस कॉल्ड इट एज अ नेशनल कैलेमिटी. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑल इंडिया प्रोपेगेंडा फंड was more associated with which of the following events? तो यहाँ पे क्वेश्चन इज डायरेक्टली आस्किंग अबाउट फंड. ये फंड किसका था? होम रूल मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट, बारडोली सत्याग्रह, क्विट इंडिया मूवमेंट. दिस इज अ कंप्लीटली फैक्चुअल क्वेश्चन. ऐसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आए हैं. दिस पर्टिकुलर फंड नहीं आया था, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है. तो किसके साथ ये ऑल इंडिया प्रोपेगेंडा फंड था? सो ऑल इंडिया प्रोपेगेंडा फंड, देखो, बारडोली सत्याग्रह, होम रूल मूवमेंट, स्वदेशी एंड क्विट इंडिया. काफी हर ऑप्शन लग रहा है कि हाँ शायद ये फंडिंग हो सकता है, लेकिन द करेक्ट आंसर इज होम रूल मूवमेंट. सो दिस इज द करेक्ट आंसर, होम रूल मूवमेंट. तो होम रूल मूवमेंट में एक फंडिंग हुआ था जो कि एनी बेसेंट के फॉलोअर इंदुलाल याग्निक ने किया था. इस फंड को ऑपरेट कर रहे थे, और इस फंड होम रूल मूवमेंट में जो 1915, 16, 17, 18 का जो फेज था, उसी टाइम पे ये मूवमेंट में लगा था ये फंड. So you can see this was established by Indulal Yagnik and Shankarlal Bankar. These two were one of the most important followers of Annie Besant, Indulal Yagnik and Shankarlal Bankar. Okay. Next, the town of Auroville in Pondicherry, called as the universal town, is based on the philosophical ideas of which of the following personalities? Now, Auroville जो town है Pondicherry में, it was in news also. It was in news also. So you have to know exactly Auroville town किस बड़े personality के ऊपर आधारित है. ये बहुत ही अच्छा सा town है. तो the options are Aurobindo Ghosh, राजगोपालाचारी, ईवी रामस्वामी नाइकर एंड श्री नारायण गुरु. यहाँ पे अगर आप देखोगे, सो पौंडीचेरी है. सो यहाँ पे तीन ऑप्शंस, ये जो तीन ऑप्शंस है ये साउथ इंडियंस है. सी राजगोपालाचारी इज फ्रॉम कर्नाटका, Naikar and Narayan are from, I guess they are from Kerala. So they are from Kerala. So यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगी कि हाँ कोई एक शायद एक साउथ इंडियन हो सकता है क्योंकि ऑरोविले है, पौंडीचेरी में है. बट द रियल आंसर इज औरोबिंदो घोष. सो औरोबिंदो घोष इज द राइट आंसर. औरोबिंदो घोष के जो फिलोसफी थे, उनका जो फिलोसफी था, उनका जो फॉलोअर थे, उन्होंने उनके फिलोसफी के ऊपर, क्योंकि औरोबिंदो घोष 1910 के बाद ये सब चीजें छोड़ दिया था, उन्होंने संन्यास ले लिया था. और उन्होंने संन्यास साउथ में ही लिया था, पौंडीचेरी के आसपास ही लिया था. तो वहां पे जो उनका जो फॉलोअर थे औरोबिंदो घोष के बाद, उसी टाउन, उन्हीं के जो पीसफुल, उनका फॉलोअर्स, जो उनका जो फॉलोअर्स थे, वो लोग, उनके जो विचार थे, उनका विचार पीसफुल, पीस के ऊपर था कि कैसे पीस, शांति बनाए रखे. तो उसी के ऊपर ये सिटी बनी है. सो औरोविले का जो टाउन है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ औरोबिंदो घोष, रिमेंबर. So Aurobindo Ghosh, the city of Auroville was conceived by one of his disciples known as the Mother. उनका एक डिसाइपल जिनका नाम ही है, उनको द मदर बोला जाता था 1968 में. ओके ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, now this question is quite difficult if you see it from a content point of view. During the freedom struggle, a conference was held which passed a resolution titled "All Power to the Indian People." Now, this is the resolution name that urged militant action for struggle against British colonial rule. Whose conference was that? तो यहाँ पे एक रिजोल्यूशन की बारे में बात की गई है. ये जो कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसका नाम है ऑल पावर टू द इंडियन स्ट्रगल. कोर्ट में बोला गया है कि जैसे बहुत सारे, जैसे बारडोली रिजोल्यूशन होता है, एक रिजोल्यूशन है, तो ये सही एक रिजोल्यूशन है ऑल पावर टू द इंडियन पीपल. ये किसका है? खुदाई खिदमतगर्ज का है, या फिर आरआर कॉन्फ्रेंस का है, या फिर ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का है, या फिर इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का है. खुदाई खिदमतगर्ज इज वेरी कॉमन, जो कि 1929 में हुआ था, शुरू हुआ था. उस टाइम पे काफी फेमस थे. फ्रंटियर गांधी जिसको बोला जाता है, खान अब्दुल गफर खान, फ्रंटियर गांधी. आरआर कॉन्फ्रेंस भी एक, आरआर मूवमेंट करके एक टॉपिक है जो कि हम बाद में कवर करेंगे. आरआर मूवमेंट, ये भी एक मुस्लिम मूवमेंट था, ये भी एक मुस्लिम मूवमेंट था. बट ये मूवमेंट
Muslim movement was opposite opposite या फिर बोल सकते हो नॉट इन फेवर, ऑपोजिट टू द मुस्लिम लीग। जैसे मुस्लिम लीग काफी कम्युनल पार्टी था, बट अहरार मूवमेंट वैसा नहीं था। ओके, विल कवर दिस अहरार मूवमेंट इन स्पेशल क्लास। नाउ नेक्स्ट इज ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, हम सबको पता है बोस का 1940s में, एंड आईआईएल इंडियन इंडिपेंडेंस लीग इज 1928, वो भी बाई बोस, सुभाष चंद्र बोस एंड नेहरू, नॉट मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। ये दोनों ने किया था जब नेहरू रिपोर्ट के बाद, डोमिनियन स्टेटस अच्छा नहीं लगा, तो इसलिए इन्होंने 1928 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग किया था। ओके, सो आंसर कौन सा है? ऑल पावर टू द इंडियन पीपल। नो, दिस इज अ फैक्चुअल क्वेश्चन, सो यू हैव टू नो कि द आंसर इज ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक इज द करेक्ट आंसर। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक जो 1944 में बना था, तो उन्हीं का ये कॉन्फ्रेंस हुआ था उस टाइम पे 1945-46 में, पहला कॉन्फ्रेंस ही था। उन्होंने बोला कि ऑल पावर टू द इंडियन पीपल, कि हमको अभी इंडिपेंडेंस चाहिए ही चाहिए। ओके, ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, All India Forward Bloc, the first conference 1940, President Subhash Chandra Bose, General Secretary H.B. Kamath। जनरल सेक्रेटरी का नाम याद करना जरूरी नहीं है, बट प्रेसिडेंट एच.सी. बोस थे, which is quite evident. Okay, next question. Consider the following statements. Aurobindo Ghosh advocated passive resistance as well as active resistance depending upon the nature of operation. Second statement, according to him, nationalism is a spiritual endeavor, a religion that has come from God. तो ये प्योरली जो टॉपिक है औरबिंदो घोष के बारे में है, उनका सोच क्या था। देखने से लग रहा है कि हाँ, पहला स्टेटमेंट भी सही है, उन्होंने पैसिव रेजिस्टेंस भी एडवोकेट किया था, उन्होंने एक्टिव रेजिस्टेंस भी एडवोकेट किया था, बट इट ऑल डिपेंडेंट ऑन द नेचर, ऑपरेशन का नेचर कैसा है, ब्रिटिश किस तरीके से अटैक कर रही है, किस तरीके से उनका ऑपरेशन है, उसी तरीके से एक्टिव रेजिस्टेंस आप कर सकते हो या फिर पैसिव कर सकते हो, दोनों को उन्होंने प्रमोट किया था। अकॉर्डिंग टू हिम, नेशनलिज्म इज अ स्पिरिचुअल एंडिवर, अ रिलीजन दैट हैज कम फ्रॉम गॉड। दिस इज ऑल्सो अ राइट स्टेटमेंट। उनको ऐसा लगा था कि नेशनलिज्म जो होती है वो एक कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल लेवल पे होती है और वो भगवान से आते हैं। इट्स अ रिलीजन दैट हैज कम फ्रॉम गॉड। सो द राइट आंसर इज बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हियर। ओके, so both are correct. Aurobindo Ghosh advocated both passive resistance as well as active resistance depending upon the nature of operation. Next question is quite it's a nice question. At which of the following place Gandhiji decided starting wearing the loin cloth? जो गांधीजी जो धोती पहनते थे वो कहाँ से शुरू किए थे? Now this is an information which I got from PIB. ये PIB में mentioned है, बुक में इतना मेंशन नहीं है लेकिन PIB में मेंशनड है। सो द आंसर हियर इज इट इज मदुराई। सो यू हैव टू रिमेंबर इट इज मदुराई। मदुराई से ही उन्होंने किया था, और मदुराई में इफ यू वांट टू नो द ईयर इज 1921 से लेके उन्होंने धोती पहनना शुरू किया, और यही उनका लाइफ में पूरा डेथ तक रहा, टिल डेथ तक उन्होंने ये पहना था। एंड रिमेंबर, मदुराई से पहले उन्होंने, वो बैरिस्टर थे तो वो धोती नहीं पहनते थे। सो ही स्टार्टेड वेयरिंग द लॉन क्लॉथ फ्रॉम मदुराई एंड दैट द ईयर वाज 1921, जस्ट रिमेंबर। एंड दिस इंफॉर्मेशन वाज आल्सो गिवन इन PIB। सो गवर्नमेंट साइट है, PIB का साइट है, तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, सो मदुराई, ठीक है। नेक्स्ट, द बारदोली रिजोल्यूशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? ना बारदोली रिजोल्यूशन के बारे में हो रही है। इट्स अ कॉमन क्वेश्चन, अगर आपने सही से हिस्ट्री को पढ़ा है, मॉडर्न हिस्ट्री। बारदोली रिजोल्यूशन
किससे रिलेटेड है? खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, बारडोली सत्याग्रह एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। यूजुअली कंफ्यूजन होता है कि बारडोली सत्याग्रह और बारडोली रिजोल्यूशन सेम है। बिल्कुल सेम नहीं है, दोनों के दोनों अलग है। बारडोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था, सरदार पटेल, पता होगा, इट्स अ कॉमन थिंग। लेकिन बारडोली रिजोल्यूशन का सही आंसर है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, क्योंकि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जब चौरी चौरा के बाद बंद हो गया, चौरी चौरा के बाद जब बंद हो गया, फिर उसके बाद बारडोली रिजोल्यूशन हुआ था। बारडोली रिजोल्यूशन ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का जो बैठक होती है, तो वहां पे ये रिजोल्यूशन से पास हुआ था। तो यू हैव टू रिमेंबर बारडोली रिजोल्यूशन इज रिलेटेड टू नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, नथिंग रिलेटेड टू खेड़ा, अहमदाबाद, इवन not related to Bardoli Satyagraha. Okay. So next question. वही लिखा है, आफ्टर द चौरी चौरा इंसिडेंट द CWC's कांग्रेस वर्किंग कमिटी मेट एट बारडोली एंड पास द फेमस बारडोली रिजोल्यूशन स्टॉपिंग ऑल एक्टिविटीज ऑफ NCM। तो जितना भी एक्टिविटी सब बंद हुआ इसी रिजोल्यूशन के बाद। एंड वन थिंग यू नीड टू रिमेंबर, ये कांग्रेस कमिटी वर्किंग कमिटी का मीटिंग में हुआ था, ना ही कांग्रेस की सेशन में हुआ था। हर साल एवरी दिसंबर को कांग्रेस की सेशन भी होती है, तो ये सेशन में नहीं था, अलग से जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी का जो मीटिंग था, तो वर्किंग कमेटी से ही ये चीज हुई है। एंड वन मोर इन्फॉर्मेशन आई नीड टू शेयर हियर इज, अगर आपको कोई पूछेगा कि ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी कहाँ से आई है, सो दिस वर्किंग कमेटी हैज कम फ्रॉम 1920 नागपुर सेशन से हुआ था, शुरुआत यहाँ से ही हुई थी। एंड इवन इसके बारे में बाल गंगाधर तिलक ने भी पहले से बोल रखा था। बाल गंगाधर तिलक ने 1916 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उन्होंने बोला था, he had told कि there should be a working committee, but उस टाइम पे nobody gave that consent, किसी ने बोला नहीं कि हाँ ये आना चाहिए, but he had already told कि CWC एक आना चाहिए, बाल गंगाधर तिलक ने। लेकिन फाइनली 1920 में जब गांधी जी मास लीडर बन गए, तो वहां से ये आया है। So this is also one extra thing which you need to know. I will be covering again in MCQ format. Okay. Next. Okay, Mahatma Gandhi served as the president of Gujarat Sabha for 1 year. This Gujarat Sabha played a pivotal role in which of the following? Now, how to answer this question? You have to know that knowledge, extra knowledge you have to answer this question. Now, first and foremost, Gujarat Sabha जो यहाँ पे है, गुजरात सभा एक ऐसा चीज है जो कि नॉर्मल बुक्स में नहीं है। नॉर्मल बुक्स इन द सेंस, अगर एनसीईआरटीज एंड आप स्पेक्ट्रम पढ़ोगे, वहां पे इसकी जिक्र नहीं होगी, लेकिन इट्स अ पार्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री। महात्मा गांधी वाज आल्सो ए पार्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री, और ये उनका प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। तो इसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि किसके साथ ये रिलेटेड है, ये किसके साथ रिलेटेड है आपको पता। खेड़ा सत्याग्रह, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, एंटी रावलेट सत्याग्रह एंड अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। सो द आंसर हियर इज गुजरात सभा इज रिलेटेड टू खेड़ा सत्याग्रह। सो खेड़ा सत्याग्रह यू हैव टू रिमेंबर, खेड़ा सत्याग्रह यू हैव टू रिमेंबर। 1 minute. ओके, सो खेड़ा सत्याग्रह जब हुआ था 1918 में, तब ये गुजरात सभा जो था ये काफी उस टाइम पे फेमस था, लाइक बहुत ही हेल्प किया है। सभा इज नथिंग बट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि हम आज के डेट में एनजीओ वगैरह बोलते हैं, वैसा ही गुजरात सभा जो था, गुजरात सभा प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन खेड़ा सत्याग्रह और ये। लेकिन अगर क्वेश्चन है गुजरात सभा उसी टाइम में एस्टेब्लिश हुआ था, तो ये गलत हो जाएगा। इट वाज एस्टेब्लिश इन 1884, 18 बहुत पहले हुआ था गुजरात सभा, और ये बहुत बड़ा पार्ट प्ले किया था खेड़ा सत्याग्रह में। खेड़ा सत्याग्रह के बाद ये आईएनसी के साथ मर्ज हो गया, ये आईएनसी के साथ मर्ज हो गया। तो इसका मतलब गुजरात सभा का जो लाइफलाइन है, या फिर जो जितना टाइम तक ये रहा है, वो खेड़ा तक ही रुका है। उसके बाद 1920, 1918, 1919 के आसपास ये मर्ज हो गया था, ओके, विथ कांग्रेस। ओके, नेक्स्ट। During the Salt Satyagraha, several military type camps called CB-grams were organized in which of the following? It's a direct question from Spectrum. I have only put one question out of this 10. One question is an easy question which is directly from Spectrum if you see it. It's a very easy question.
सो सॉल्ट सत्याग्रह मतलब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम पे होल इंडिया अलग अलग जगह से ये मूवमेंट चला था। तो ये जो शिबिग्राम से ये भी एक पार्ट था सॉल्ट सत्याग्रह का, लेकिन कहाँ से था दैट यू नीड टू नो। सो द राइट आंसर हियर इज, so the right answer here is Andhra Pradesh. So it is the Shibigrams are organized in Andhra Pradesh as a part of the Salt Satyagraha campaign. It is a common question. Okay, let's move to next question. Okay, so last question of the day. इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अकॉर्डिंग टू गांधी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फैब्रिक ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। फैब्रिक, सो द कीवर्ड हियर इज फैब्रिक। सो कहीं ना कहीं फैब्रिक से आप गेस कर चुके होंगे कि कौन सा सही है, लेकिन द पॉइंट इज यहाँ पे ऑप्शन भी वैसा है, स्वराज है, नॉन वायलेंस है, खदी है, सत्याग्रह है। सो द आंसर इज खदी। खादी को उन्होंने फैब्रिक बोला था क्योंकि फैब्रिक वर्ड भी है, तो आप थोड़ा बहुत गेस कर सकते हो। ये आपका योजना में मेंशन था। योजना में एक पिछला साल एक मंथ आया था, इस अगस्त या सितंबर के आसपास, वो पूरा का पूरा योजना महात्मा गांधी के ऊपर था, पूरा का पूरा महात्मा गांधी के ऊपर, व्हिच वी हैव कवर्ड इन आवर क्लास। सो मॉडर्न हिस्ट्री में तो वहां से भी क्वेश्चन आता है, बिकॉज योजना भी कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ओके, सो फैब्रिक एंड इवन खादी भी बहुत बड़ा टॉपिक है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, काफी बड़ा टॉपिक है, और बहुत कुछ चीजें हैं जो कि आपका नॉर्मल बेसिक बुक्स में लिखा नहीं है, लेकिन एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। ओके, सो आई विल बी टेलिंग यू, आई टेक 2 minutes टू टेल यू समथिंग, जस्ट यू नीड टू बी पेशेंट एंड हियर इट। सो मेरा ये जो मोटो है यहाँ पे जो वीडियो डालने का, ये है कि आपको पता चले कि क्वेश्चंस पुट कैसे होते हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स इज नॉट दैट इजी टू क्रैक, राइट, क्योंकि आपका यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन जैसे आएंगे जो कि आपको आधी पता है आधी पता नहीं है, एंड दैट ओनली हैपन ओनली व्हेन यू हैव हाफ बेक्ड नॉलेज। हाफ बेक्ड नॉलेज का मतलब आपको एक टॉपिक के ऊपर आपके पास पूरा नॉलेज नहीं है, आपका थोड़ा बहुत पता है, बिकॉज आप कहीं ना कहीं एक बुक पढ़ते हो या फिर 1 या 2 बुक पढ़ते हो। लेकिन हमारा जो यूपीएससी का जो क्राइटेरिया है, सिलेबस आप देखोगे वहां पे मॉडर्न हिस्ट्री लिखा है, राइट, मॉडर्न हिस्ट्री। यहाँ पे कोई स्पेसिफिक बुक का नाम नहीं लिखा है, वहां पे ये नहीं लिखा है कि मॉडर्न हिस्ट्री एक्स बुक, मॉडर्न हिस्ट्री वाई बुक, ऐसा कुछ लिखा नहीं है। बुक का नाम हमने खुद बनाया है यहाँ पे। सो जहां से भी आपको रेलिवेंट चीजें मिल रहा है, सो बेटर आप उसको पढ़े और अपना नोट्स बनाए। सो हमारा CSR ऑनलाइन यूपीएससी क्लासेस में एक टेस्ट सीरीज चलता है, आप देख सकते हो। क्वेश्चंस का फॉर्मेट इसी लेवल पे होगा, लेवल थोड़ा हाई होगा, एंड क्वेश्चंस वर मेड आर प्योरली ओरिजिनली थ्रेडेड इन यूपीएससी स्टाइल। ये क्वेश्चन कंप्लीटली मैं खुद बनाता हूँ, अपने माइंड से बनाता हूँ। इट इज कॉपीराइटेड, यू कैन चेक हियर, इट इज कॉपीराइटेड। तो इट इज कॉपीराइटेड, यू कैन चेक हियर। तो ये क्वेश्चन मैं खुद बनाता हूँ, ऑप्शंस मैं खुद तैयार करता हूँ। मोटो ये है कि दिस एमसीक्यूज विल हेल्प यू इन एक्सपीरियंसिंग हाउ द यूपीएससी ट्रैप्स, आपको ट्रैप कैसे करता है। यूपीएससी ट्रैप करता है ऑप्शन से। तो ऑप्शन, अगर आपको गलत ऑप्शन पता है, अगर आपको ये पता है कि हाँ ये आंसर नहीं है, सो दैट इज ऑल्सो इनफ। वहां से भी आप क्रैक कर सकते हो कि सही आंसर क्या है। तो गलत आंसर जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब हो सकता है कि एक क्वेश्चन में आपको सही आंसर पता ना हो, लेकिन अगर आपको बाकी के 3 आंसर गलत पता है, सो इट बिकम्स वेरी इजी टू क्रैक दैट क्वेश्चन। सो नॉलेज प्लस आईक्यू, तो यहाँ पे नॉलेज भी चाहिए, आईक्यू भी चाहिए, और आईक्यू के लिए आपको सबसे ज्यादा जो चाहिए वो है, आईक्यू के लिए आपको चाहिए कंटेंट। अगर आपके पास सही कंटेंट, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी कंटेंट, अगर आपके पास राइट कंटेंट नहीं है तो ऑब्वियसली आपका आईक्यू बढ़ेगा नहीं। सो आईक्यू, नॉलेज, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम द राइट कंटेंट। आपके पास अगर राइट कंटेंट है, ओके। सो these are the things which we focus from the exam point of view. बाकी आप anything more, you can just go to my website where some free PDFs are also there. You can go to csrclasses.in for online classes, mentoring. If you want some advanced test series, this test series are available there. Some important class topics are also free of cost, are also available. Some in subscription model also available, and you can also visit this Telegram channel. Okay, thank you all.